सुमन बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी। अपने आप को वो कामयाब होता देखना चाहती थी। हालांकि उसके घर की आर्थिक हालत बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी वो सारा ध्यान पढ़ाई में और बाकी और भी कामों में लगाया करती थी। बेचारी दिन रात मेहनत मजदूरी किया करती थी और रात के समय में पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सुमन के पिता पन्ना लाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसे सुमन और उसकी माँ कंचन हमेशा परेशान रहा करते थे। घर में पैसा न होने के कारण पन्ना लाल की मृत्यु हो जाती है। सुमन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सुमन को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ती है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है और देखते ही देखते कुछ साल यूं ही दुखों से बीत जाते हैं और किसी तरह से सुमन की एक शादी गरीब परिवार में मोहन से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो घर में ना तेल खत्म हो चुका है, तो सब्जी कैसे बनाऊं? एक काम करना, जाकर मोहन से कह दे मैं बुढ़िया कहाँ से घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेकर आऊंगी। और हाँ, अब से ना जो भी तुझे छोटी बड़ी चीजों की जरूरत हो मोहन से कह देना। अब मैं तो कमाने जाती नहीं हूँ, जो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं बाहर का सामान लेकर आऊं। सुमन अपनी सास के कहने के अनुसार अपने पति मोहन के पास जाती है और उससे कहती है, मोहन जी, घर में तेल नहीं है। अरे अभी उसी दिन तो पूरा राशन घर में डलवाया था और तू इतनी जल्दी पूरे घर का राशन खत्म कर देती है। कोई बात नहीं, इतना सारा दहेज दिया था क्या जो हमेशा बार बार डलवाता रहूं? आप सिर्फ आधा किलो तेल लेकर आए थे, जो कि मैंने 2 हफ्ते तक चलाया। और आपको तो पता है ना, सुबह शाम दोनों टाइम की सब्जी बनती है, उसमें तेल तो लगता ही है। अच्छा, तो तू यहाँ मुझसे बहस करने के लिए आई है? यानी कि मैंने ही राशन डलवाने में कमी कर दी थी? हाँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और तू मुझे यहाँ खरी खोटी सुनाने लगी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जितना राशन डालते हैं ना, वो मैं और माँ जी दोनों अच्छे से जानते हैं। और जो पैसे आप दारू पीने में लगा देते, उन्हीं पैसों को बचाकर अगर घर में कुछ एक्स्ट्रा राशन डलवा देंगे तो कम से कम वो काम आएगा। अच्छा, तो अब जुबान चलने लग गई है तेरी कैंची की तरह? हाँ? काटना पड़ेगा अभी से, रुक जा, अभी बताता हूँ। मोहन सुमन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और मारपीट की आवाज सुनकर सुमन की सांस आ जाती है और वो अपने ही बेटे को सुनाते हुए उससे कहती है, अरे कमीने कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती क्या बहू के ऊपर हाथ उठाते हुए? अरे एक तो गरीबी में बेचारी इस तरह से अपना जीवन काट रही है और ऊपर से तू इतना ज्यादा अत्याचार करता रहता है उस पर। दारू के नशे में आए दिन उसे मारता रहता है। अब घर में तेल खत्म हो गया है तो तेल डलवाने की जिम्मेदारी तेरी है, ना कि बहू की। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? इसको पता होना चाहिए कि मैं इसका पति हूँ। औकात भूल रही है ये अपनी। एक तो इतनी गरीबी में ये हमारे साथ दुख काट रही है, ऊपर से तू इसका दुख समझने के बजाय इसे मारता पीटता रहता है। मोहन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आए दिन मोहन सुमन के ऊपर अत्याचार किया करता, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन गरीबी में अपना दुख काटी और अपने परिवार को चलाने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करें। मतलब हमारी जो खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां होती है ना, उन्हीं सब्जियों को हम मार्केट में भेजें। उनमें से जो भी 2-4 पैसे होंगे, उन्हीं पैसों से हम अपना घर का खर्चा चला लेंगे। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन तू मोहन को तो जानती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि तू बाहर का कोई काम करे। और जब उसे पता चल जाएगा ना, तो वो तुझे बहुत मारेगा पीटेगा। एक काम कर, तू खेत में से सब्जियां ले आना, मैं जाकर बेचूंगी। नहीं माँ जी, 1 दिन मारेंगे, 2 दिन मारेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे होते मेरी सास को कोई भी दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। जब तक आपकी बहू है, जितनी भी दुख तकलीफ होगी मैं सब झेल लूंगी। सुमन अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और वो खेत में से सब्जियां लेकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। जब ये बात मोहन को पता चलती है तो वो गुस्से में बीच बाजार सुमन को सभी के सामने मारना शुरू करता है और मारते मारते उसे घर ले आता है। मोहन की यह हरकत सुमन के आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाती है। जब ये बात सुमन की सास को पता चलती है तो वो भी अपने बेटे पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, जितना अत्याचार करना था तुझे, तूने कर लिया बहू के ऊपर। अब मेरे घर से निकल जा, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। जिस घर में मेरी बहू और मेरी घर की लक्ष्मी की इज्जत ना हो, उस घर में मैं तेरे जैसे रावण को पनपने ना दूं।
यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को फोन करके ना यहाँ बुला लूंगी। हाँ हाँ जा रहा हूँ। याद रखना तुम दोनों, एक मर्द की जरूरत पड़ती है। आज जिस बहू के लिए इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, उसी बहू से आगे जाकर परेशान हो जाओगी, देख लेना। मोहन गुस्से में वहाँ से घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। सुमन बाजार में सब्जियां बेच कर अपने घर को चलाया करती। साथ ही रात को वो अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखती। देखते ही देखते वो एक सरकारी नौकर की तैयारी करने लगती है। उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी सास को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुमन की सास की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिस कारण सुमन को पढ़ाई के साथ साथ अपनी सास की भी तबीयत का ध्यान रखना होता है। ऐसे ही एक रात सुमन की सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सुमन उसे पास के अस्पताल में भर्ती करा देती है। उसी के अगले दिन सुमन का सरकारी नौकरी का एग्जाम था, लेकिन सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इस कारण वो अपना एग्जाम नहीं दे पाती, जिसके बाद सुमन के सामने एक और दुख ने दस्तक दे दी थी। जब ये बात सुमन की सास को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तूने एग्जाम क्यों नहीं दिया? अरे मुझ बुढ़िया का क्या भरोसा है, आज हूँ कल नहीं हूँ। तूने जिसके लिए दिन रात मेहनत की है, पहले वो करना था तुझे। मैं तो बाद में भी। जिस माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया उसको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। और रही बात नौकरी की, तो मैं उसके लिए दोबारा तैयारी कर लूंगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपको कहाँ से लाती माँ? दिन रात मेहनत करके सुमन अपनी सास का इलाज करवाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सुमन एक बार फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और वो फिर से सरकारी नौकरी का एग्जाम देती है और इस बार वो अच्छे नंबरों से एग्जाम को क्लियर कर लेती है और सुमन की एक सरकारी नौकरी लग जाती है। सुमन ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इतने सारे दुखों के बाद भी मेहनत और लगन के साथ वो अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। वैसे तो सीमा अमन की सौतेली माँ थी, पर फिर भी सीमा ने अमन को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर माना था। अगर अमन को जुकाम भी हो जाता तो सीमा की सांसें अटक जाया करती। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस के लिए जा रहा होता है और अपनी माँ को आवाज देता है, माँ मेरा जूता कहाँ रखा है? बैग भी नहीं मिल रहा है और पर्स भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ रखा है मेरा सामान? मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अब जल्दी आ भी जाओ ना माँ। हे भगवान, अगर मैं ना रहूं तो ना जाने इस निकम्मे लड़के का क्या होगा। रुक जा, आती हूँ अभी। अब सीमा अमन का सारा सामान लेकर जाती है और उसके हाथों में देते हुए उससे कहती है, ये रहा तेरा पर्स, ये रहा तेरा बैग, ये ले तेरे जूते। इतना बड़ा हो गया लेकिन अब तक खुद से कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मैं ना रहूं तो ना जाने तेरा क्या होगा। आप हो तभी तो मैं हूँ माँ। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। इस तरह से अमन ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से थका हारा घर आता है और बिना कुछ खाए कपड़े बदले अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ये बात सीमा को खटकती है और सीमा परेशान हो जाती है। आज से पहले तो अमन ने कभी कुछ नहीं किया, तो आज फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया हो कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमन सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। क्या पता उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर उसे क्या हुआ है। अब सीमा अमन को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अमन बुखार से तप रहा है। अब सीमा सारी रात अमन के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टी करती और उसका ख्याल रखती। अगली सुबह अमन बिल्कुल ठीक हो जाता है और जब वो अपने पास अपनी सौतेली माँ को देखता है तो अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर खुद से बोलता है, अगर आज मेरी सगी माँ भी होती तो वो भी शायद मेरे लिए इतना ना करती जितना कि मेरे लिए मेरी सौतेली माँ करती है। अमन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी सीमा की आंखें खुल जाती है और अमन अपनी माँ से कहता है, माँ आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। वैसे माँ मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ, बताना। माँ मैं सिमरन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने कल उसके घर वालों से बात करी है, वो शादी के लिए तैयार है। बस आपकी इजाजत लेनी रह रही थी माँ। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? बेटा, मुझे तो बस तेरी खुशियाँ चाहिए। अगर तू सच में उस लड़की से इतना ही प्यार करता है तो मैं तेरी खुशी में बिल्कुल खुश हूँ।
सीमा शादी के लिए मान जाती है, पर जब वो सिमरन को देखती है तो उसका रंग काला देखकर उससे जलने लगती है और अकेले में सिमरन से कहती है, जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया तो मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही सुंदर, गोरी और अमीर होगी, लेकिन तुम तो बहुत ही काली और गरीब निकली। वैसे ऐसा कौन सा जाल फेंका था तुमने मेरे बेटे के ऊपर जो वो तुम्हारा दीवाना हो गया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? घर आ जाओ, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि सीमा अमन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी मनपसंद की लड़की से उसकी शादी करवा देती है, पर खुद सिमरन को बहू के रूप में नहीं अपनाती, क्योंकि सीमा अमन को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अमन एक काली लड़की से शादी करे, पर होनी को कौन टाल सकता है। अमन की शादी उसी के पसंद की काली लड़की से हो जाती है। बस यही कारण है जो सीमा अपनी काली बहू सिमरन को जरा भी पसंद नहीं करती और प्लान बनाती है कि उसका बेटा सिमरन को छोड़ दे। ऐसे ही एक दिन माँ, आप अपने कमरे में बैठी हैं। आप जानती हो ना मैं आपके साथ ही बैठकर डिनर करता हूँ। बेटा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं तेरे साथ बाहर बैठकर खाना खाऊं, पर क्या करूं, घर की सारी बागडोर मैंने बहू के हाथ में रख दी है और बहू मुझे बाहर आने जाने नहीं देती। वो नहीं चाहती कि हम माँ बेटे पहले की तरह साथ बैठकर खाना खाएं। ये क्या कह रही हो माँ? सिमरन ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी बात करता हूँ सिमरन से। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू बहू से कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। शायद गलती मेरी ही है कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। बहू को यही लगता होगा कि मैं उसकी सौतेली सास हूँ। शायद मैं उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करूंगी, इसी वजह से वो तुझे मुझसे दूर रखना चाहती है और खुद को बचाना चाहती है। अब अमन अपनी माँ की बातों में आ जाता है और सिमरन से लड़ने लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा अपनी बहू बेटे के बीच में लड़ाई लगवा देती है। समय के साथ अमन चिड़चिड़ा होने लगता है और सिमरन से दूर दूर रहने लगता है। सिमरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे रंग की तरह तुम्हारा दिल भी काला है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं तुमसे ना कभी प्यार करता और ना ही शादी। भले ही मेरी माँ सौतेली है, पर फिर भी मेरी माँ ने सगी माँ से भी ज्यादा बढ़कर मुझे प्यार दिया है और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की कभी औलाद नहीं की ताकि मेरा प्यार ना बढ़ सके। और तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। अमन, मैं नहीं जानती कि माँ जी ने तुमसे क्या कहा, पर मेरी बात का विश्वास करो। मैंने माँ जी को हमेशा अपनी माँ समझा है, पर शायद सासू माँ अपनी सौतेली सास होने का फर्ज निभा रही है और हमें अलग करने की कोशिश। इस तरह से दोनों पति पत्नी के बीच तकरारें होने लगती है। अब अमन सिमरन के पास जाना बंद कर देता है और एक दिन सीमा सिमरन को घर से निकालने के लिए उसे गिराने की सोचती है। गरीब घर की काली लड़की मेरे घर की बहू बनकर आई थी ना, और क्या सोचा था इसने कि अपनी सौतेली सास को अपने पति से दूर कर देगी। ये भूल गई कि सास तो सास होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मेरे बेटे का प्यार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक माँ बेटे के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकती। अब ये रसोई घर में खाना बनाने जाएगी तो ये तेल इसके पैर पे पड़ेगा और ये नीचे गिरेगी। फिर इसकी कमर और पैर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। फिर इसे पता चलेगा कि सास और बेटे के प्यार को छीनने का क्या नतीजा होता है। ये सोचकर सीमा पूरे फर्श पर तेल गिरा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा का पैर फिसल जाता है और उसका सर फट जाता है। अब जल्दी से सिमरन सीमा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ उसे और अमन को डॉक्टर से पता चलता है। अमन जी, आपकी माता के सर पर काफी चोट लगी है। शरीर में खून की कमी हो चुकी है और हमारे हॉस्पिटल में खून खत्म हो चुका है। आपकी माता जी का O पॉजिटिव खून है। आप जल्द से जल्द खून का अरेंजमेंट कर लीजिए। अमन जी, मेरा ब्लड O पॉजिटिव है। मैं माँ जी को खून दे सकती हूँ। माँ जी को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। अब सिमरन जल्दी से अपनी सास को खून देती है। बहुत जल्द सीमा ठीक हो जाती है और जब होश में आती है और उसे पता चलता है कि सिमरन ने उसे खून देकर उसकी जान बचाई, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और दिल से अपनी काली बहू को अपना लेती है। चुड़ैल का चील बेटा। गोविंद नगर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ गांववासी रहते थे। वे सब एक साथ एक परिवार की तरह रहा करते थे। ऐसे ही एक रात सभी गांव वाले अपने अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी राधा नाम की एक औरत का बच्चा, जो कि मात्र 7 साल का होता है, वह खेलने के लिए घर से बाहर भाग जाता है और राधा उसे कहती है,
बेटा, बहुत रात हो चुकी है, सोने का समय हो चुका है, चलो सो जाओ, अब नहीं खेलना। देखो, बाहर कोई भी नहीं है खेलने के लिए, किसके साथ खेलोगे? नहीं माँ, मुझे अभी थोड़ी देर और खेलना है। आप सोने की तैयारी करो, तब तक मैं खेल कर आता हूँ। मैं जब तक बिस्तर लगा रही हूँ तब तक ही खेलना, और फिर जल्दी से घर में आ जाना, ठीक है? इतना बोलकर राधा अंदर जाकर बिस्तर लगाने लगती है। तभी एक बड़ा सा चील आता है और वह राधा के बेटे को अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगता है, और राधा का बेटा जोर जोर से चिल्लाता है, माँ मुझे बचाओ। अपने बेटे की आवाज सुनकर राधा बाहर आती है। तभी वह देखती है कि उसके दरवाजे पर एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर राधा बहुत डर जाती है और दरवाजा बंद करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और वो देखती है कि एक भूतिया चील उसके बेटे को उड़ाकर ले जा रहा है। ये नजारा देखकर राधा रोते हुए बोलती है, तुम जो भी हो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बहुत मासूम है। मासूम मैं और मेरा बच्चा भी था, पर तुम गांव वालों ने मुझ पर दया नहीं करी और मुझे मेरे बच्चे के साथ मार डाला। मरने के बाद मैं तो चुड़ैल बन गई, पर मेरे बच्चे की आत्मा उस चील के अंदर समा गई। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को मार डालूंगी और मैं अपने और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी, इन गांव वालों से उनकी औलाद को छीनकर। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अपने भूतिया चील बेटे के साथ राधा के बेटे को मार देती है। वहीं दूसरी ओर राधा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और अगली सुबह राधा सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताती है और गांव वालों से बोलती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आज आप लोगों के किए की सजा मेरे बच्चे ने भुगती है, अब वो इस गाँव के हर बच्चे को मार डालेगी। ये एक बड़ी समस्या है, हम सबको चौकन्ना रहना होगा। गांव वालों, अब से कोई भी 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही अपने बच्चे को निकलने देगा। हाँ, आप सही बोल रहे हो, अब हमें खुद से ही हाँ, आप सही बोल रहे हो, अब हमें ऐसे ही खुद को उस चुड़ैल और उसके चील बेटे से अपनी जान बचानी होगी। जिसके बाद से सभी गांव वाले रात को 7 बजते ही अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल और उसका चील बेटा उनके जानवरों को उठाकर ले जाने लगते हैं। इस तरह से चुड़ैल माँ बेटे का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। ऐसे ही एक दिन रूपा नाम की औरत बहुत दिनों बाद अपने गांव में अपने बेटे बेटी के साथ गांव आती है। इस बात से अनजान रूपा कि उस गांव में चुड़ैल माँ बेटे का साया है, वह अपने बेटे को बाहर खेलने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद चुड़ैल और उसका चील बेटा रूपा के बेटे को उठाकर ले जाता है। तब रूपा गांव वालों और सरपंच से बोलती है, ये इस गांव में क्या हो रहा है? आखिर वह चुड़ैल कौन है जो चील के साथ आती है, और वो मेरे बच्चे को क्यों उठा कर ले गई? मेरे बेटे की क्या गलती थी? वह ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम गांव वालों ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है? बहन, तुमने या मैंने उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ा, परंतु इन गांव वालों ने एक निर्दोष बेकसूर माँ और बेटे की जान ली थी, इसलिए वह चुड़ैल अब इस गांव वालों से बदला ले रही है। इसलिए वो चुड़ैल माँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रही है। पर क्यों? आखिर क्या किया था गांव वालों ने उन माँ बेटे के साथ? क्या हुआ था? मुझे पूरी कहानी बताओ। जिसके बाद राधा रूपा को चुड़ैल की कहानी सुनाती है और बताती है कि किस तरह से कुछ साल पहले एक निशा नाम की औरत, जिसका बच्चा केवल 5 साल का था, वो अकेले अपने बेटे के साथ रहा करती थी। निशा का पति एक नंबर का नशेड़ी और चोर था, जो लोगों के घर में चोरी किया करता था। एक बार जब उसके पति ने सरपंच के घर में चोरी की थी, तो सरपंच ने उसके पति की सजा निशा और उसके बच्चे को दी। निशा का पति तो वहाँ से भाग गया था, पर सरपंच ने निशा के पति को सबक सिखाने के लिए निशा के घर में आग लगा दी थी, जिसमें निशा और उसके बेटे की जान चली गई। मृत्यु होने के बाद निशा एक चुड़ैल बन गई और उसके बेटे की आत्मा एक चील के अंदर समा गई।
जिसके बाद से निशा अपने चील बेटे के साथ इस गांव में रोज रात को आती है और गांव के बच्चों और जानवरों को उठाकर ले जाती है और उन्हें मार कर खाती है। चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद रूपा सरपंच और गांव वालों से बोलती है, मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ और मैं अपने दूसरे बच्चे को नहीं खो सकती और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मासूम बच्चों को आपके किए की सजा मिले। इसलिए मैं उस चुड़ैल और उसके चील बेटे का सामना करूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तुम उस चुड़ैल और चील बेटे का सामना नहीं कर पाओगी, वे दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप लोगों को हार माननी है तो आप मानो, मैं हार नहीं मानने वाली। जिसके बाद रूपा एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और अपने गांव की समस्या बताती है। तांत्रिक बाबा रात को रूपा के साथ उसके घर जाते हैं, जहां बाबा के कहने पर रूपा अपनी छोटी बेटी को घर से बाहर अकेले खेलने को बोलती है। और जब चुड़ैल अपने चील बेटे के साथ उसकी बेटी को उठाने के लिए आती है, तब तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए उसका चील बेटा आगे आता है। तभी तांत्रिक बाबा उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क देते हैं और उन दोनों माँ बेटे के ऊपर रुद्राक्ष की माला फेंक देते हैं, जिसके बाद वे दोनों तड़पने लगते हैं और बाबा उन दोनों को अपनी एक छोटी सी बोतल में कैद कर लेते हैं और रूपा से बोलते हैं, बेटे, मैंने इन चुड़ैल माँ बेटे को इस बोतल में कैद कर लिया है। तुम इसे मंदिर के आंगन में दफना दो ताकि ये चुड़ैल माँ बेटे कभी बाहर ना आ सके। जिसके बाद रूपा बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल माँ बेटे के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और एक बार फिर से चैन की सांस लेते हैं और रूपा का धन्यवाद करते हैं।